हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे किस तरह से हम डायमेंशन बना सकते हैं किसी भी जो भी हमें यूनिट गिवन होगी या फिर जो भी हमें जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जैसे जैसे हमारे जो जो चीज़ें हमें गिवन होगी उन सभी चीज़ों की आज हम डायमेंशन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, डायमेंशन निकालना सीखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा वो ज़रूर देख लेना, ठीक है बच्चों। और जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा उनके लिए भी एक बात कहूँगा, उन वो ज़रूर पिछला लेक्चर देख के ही आए इस लेक्चर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आज कुछ बातें ऐसी आएंगी जो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखी हैं और उनको आज दोबारा शायद ही बताऊँ। जब ज़रूरत, अगर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसे मैं लिख दूँगा, लेकिन अगर आपको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वो मैं लिख दूंगा। और अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है एमएलटी के बारे में, मास लेंथ एंड टाइम। एमएलटी को आप लोगों को पता ही है, मास लेंथ एंड टाइम, ठीक है बच्चों। दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम क्या कहते थे बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इन्हीं को हम क्या कहते थे बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते थे, ठीक है। जो कि क्या होती थी, ना तो इनको कोई डिराइव कर सकता, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर ये तीनों अगर मिल जाए ना तो किसी भी यूनिट को डिराइव कर सकती हैं, ठीक है बच्चों। किसी भी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी को ये तीनों डिराइव कर सकती हैं, लेकिन इनको अगर वन बाय वन करें तो इनको अकेले कोई नहीं डिराइव कर सकता, ठीक है बच्चों। तो आपको ये तो पता ही है। तो चलिए, ऐसी ऐसी 7 होती थी, जैसे मास लेंथ एंड टाइम, तो ये 3 हो गई। साथ में था लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और एक आता था हमारे पास एटम्स एंड मोलिक्यूल्स के लिए सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ें होती थी। और दो और होती थी जिसे हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते थे, जिसका जो थी, एक थी हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए हम रेड यूज़ करते थे यूनिट के लिए, और एक होता था हमारे पास स्टेडियन, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं आप अपना डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन वाली चीज़ लिख लो, समझाने वाली चीज़ मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से भी, आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको एकदम अच्छे से आज डायमेंशनल एनालिसिस क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं, पहले आप डेफिनेशन लिख लो। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ठीक है बच्चों। हम, आप पहले ये देख लो, हम वहां पर लिखते थे डायमेंशन में MLT, लेकिन हम यहाँ पर ABC भी लिखते थे। M की पावर A होती थी, L की पावर B और T की पावर C होती थी। जो M है मास है, लेंथ एंड टाइम है, और ये ABC इज द आर द पावर्स हैं किसकी, जो भी हमें चीज़ मेजर करनी है, ठीक है बच्चों, ABC, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक बार लिख देता हूँ डेफिनेशन, आपको और क्लियर हो जाएगा। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantity, the dimensions of a physical quantity are the powers, are the powers to which the fundamental unit, fundamental units, mass, length and time, mass, length and time have to be raised, have to be raised in order to measure physical, in order to obtain its unit। किसी भी यूनिट को मेजर करने के लिए द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। डायमेंशंस क्या है? वो पावर्स हैं
डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हैं आर दी पावर्स, वो क्या है बच्चों, पावर्स है। फंडामेंटल यूनिट्स जैसे मास, लेंथ एंड टाइम की पावर क्या होती है, डायमेंशंस होती है, हैव टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू बी ऑब्टेन इट्स यूनिट, किसी भी यूनिट को बताने के लिए। जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x इज इक्वल टू में MLT, वेयर m की पावर a एंड l की पावर b एंड t की पावर c। इस तरह से हम किसी भी डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। वेयर x क्या होता है हमारे पास, मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। x को हम क्या बोलते हैं बच्चों, x को क्या बोलते हैं यहाँ पर है जो, इसको हम बोलते हैं बच्चों मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस अब देखते हैं, डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं बताता हूँ, तो चलिए डायमेंशन एनालिसिस करने से पहले आप लोगों को ना कुछ फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से रीड आउट होने चाहिए। यानी मैं तो कहता हूँ जितने आपको फॉर्मूले लर्न है उतने ज़्यादा आप डायमेंशंस बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, उन फॉर्मूले के आप डायमेंशंस बना सकते हैं। यानी मेरे ख्याल से तो आप सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से रट लो या इनको अच्छी तरह से याद कर लो फॉर्मूले, या तो फिर हम जैसे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ेंगे उसी हिसाब से हमारे पास फॉर्मूले आते रहेंगे, तो आप लोगों को और अच्छे से डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे। आप लोग खुद डिराइव कर सकते हो, डायमेंशंस आप बना सकोगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमें क्या देता है कोई, एरिया का डायमेंशन बताओ, एरिया का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला बना के दिखाओ, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो, लेंथ होती है, देखो अगर हमें यूनिट को मेजर करना है, किसको, यूनिट को मेजर कर, यूनिट अगर बतानी है, क्या बच्चों, अगर हमें यूनिट बतानी है तो हम लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर, मास के लिए हम किलोग्राम, एंड टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सेकंड। ये चीज है हमारे पास। लेकिन अगर हमें डायमेंशंस बतानी है, क्या बच्चों, डायमेंशंस बतानी है, तो डायमेंशंस बताने के लिए हम अगर डिस्टेंस होगा तो हम उसे लेंथ में मेजर करेंगे, मास होगा तो उसे हम m लिख देंगे, m स्टैंड फॉर मास, एंड टाइम होगा तो हम उसे t लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यानी हम इसे MLT के रूप में लिखेंगे। अगर डायमेंशंस बतानी है हमें तो MLT के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, और यूनिट के लिए लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज अब हम बहुत खूबसूरत सा लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं, आपका और हमारा चैनल PS फिजिक्स केमिस्ट्री। देखिए बच्चों, एरिया होता है, एरिया का आपको फॉर्मूला अच्छे से पता ही होगा, हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया एरिया एरिया। तो देखते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है बच्चों। अब देखो बच्चों, लेंथ, अब अगर मैं पूछूं आपसे MLT में बताओ लेंथ क्या होती है, कोई ना कोई डिस्टेंस ही होगा, लंबाई कोई ना कोई डिस्टेंस ही होगा ना, तो हम लेंथ को हम लिख देते हैं L। ओके बच्चों, अच्छा बीच में मल्टीप्लाई। ब्रेथ भी क्या होगी, कोई ना कोई लेंथ ही होगी एक तरह से, ब्रेथ भी कोई ना कोई चौड़ाई होगी ना। ये तो है नहीं कि अब उसको मेजर करेंगे हम किस में, लेंथ में ही मेजर करेंगे ना, ब्रेथ भी एक तरह से चौड़ाई होगी। ठीक है बच्चों, तो इसे भी हम क्या लिख देते हैं L। तो एरिया हमारे पास ये रहा, यानी एरिया का हमारे पास बना, ये क्या बन गया देखो, L का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मास नहीं है एंड टाइम भी नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, देखो बच्चों m0 L का स्क्वायर T0। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया। ठीक है बच्चों, ओके। और अगर हमसे कोई पूछ ले इसकी SI यूनिट बताओ, क्या बताओ बच्चों, SI यूनिट। तो SI यूनिट अगर आप बताओगे तो SI यूनिट कैसे बताओ, लेंथ का स्क्वायर है सिर्फ, मास अगर किसी की पावर 0 होती है तो मतलब उसका 1 हो जाता है, तो यानी यहाँ पर L का स्क्वायर आ जाएगा। और अब अगर यूनिट को मेजर करना है,
जब आप यूनिट को मेजर करते हो तो लेंथ को हम किस में लिखते हैं, मीटर में लेते हैं। लेंथ को हम किस में लेते हैं बच्चों, मीटर में, जो कि हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कहता है कि अगर हमें लेंथ को मेजर करनी है तो हम उसे किस में लेंगे बच्चों, मीटर में लेंगे। तो एल को हम मीटर में ले लेते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर का स्क्वायर, एरिया का 4 ऐसा यूनिट आ जाएगी। ठीक है बच्चों। और आप अगर ये लिखोगे तो साथ में इसके साथ एक क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देना या स्क्वायर ब्रैकेट, इसे कहते हैं बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। ठीक है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, एम नोट एल का स्क्वायर टी नोट। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी आपको क्लियर थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा, थोड़ा 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 थोड़ा। चलिए और बनाते हैं। जैसे अब हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप कैसे लिखते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू में हाइट, यही लिखते हो। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम, लेंथ तो एल ही आ जाएगा, ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या होती है, कोई ना कोई लेंथ ही होती है एक तरह से, और हाइट भी क्या होती है, कोई ना कोई लेंथ ही होगी ना, तो ये भी लेंथ आ गया। तो यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू में एल का क्यूब आ जाएगा। अब देखो, अच्छा अब देखो, तो वॉल्यूम अब यानी वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर एम नोट, मास तो है ही नहीं, लेंथ है यानी क्यूब है, और टाइम भी क्या है यहाँ पर 0 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देंगे इसे हम। ठीक है बच्चों। और अगर यूनिट की बात करें हम, यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर मास तो है नहीं, टाइम भी नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर फोकस करना है, जो कि हमें लेंथ गिवन है, एल का क्यूब है। तो लेंथ को हम यूनिट लिखते समय हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो चलिए लेंथ की जगह मीटर लिख दीजिए, तो मीटर का क्यूब आ जाएगा, मीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हो गया। अब एक बात और याद रखना, छोटी सी बात है, अच्छी तरह से कर लेना, कई बार आप ऐसे में गलती कर जाओगे। ठीक है, जब भी हम लिखते हैं ना, तो जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास हमेशा इस तरह से होना चाहिए, एम एल टी ए बी एंड सी, अपोन में नहीं होना चाहिए। अगर अपोन में होगा तो गलत हो जाएगा आपका। अगर आप ऐसे लिखते हो, यानी यहाँ पर मेजर फिजिकल क्वांटिटी, मास की पावर ए बी सी जो भी हो, लेंथ की पावर बी या टी की पावर सी जो भी हो, आप वैसे अगर लिखते हो तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपोन वाली चीज़, और अगर आप नोमिनेटर अपोन में डिनोमिनेटर में लिखते हो तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आप कुल मिला के नोमिनेटर अपोन में डिनोमिनेटर कभी मत लिखना, भले आपको ऐसा करना पड़ जाए कि डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके आप नोमिनेटर में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं ना आप जैसे कि क्या बोलते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं वैसे। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे एक दो और देख लेते, और अच्छे से देख लेते हैं। एरिया हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, टेंशन मत लो, आज का लेक्चर बहुत अच्छा है, आज आपको सब कुछ समझ आने वाला है। डायमेंशनल एनालिसिस, आप किसी भी डायमेंशंस को आसानी से चुटकियों में सोल्व आउट कर दोगे ऐसे। चलिए 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 चलिए, देखिए बच्चे, अब अगला हम पढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, यही होता है बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला। अब मास के लिए तो हम एम यूज कर लेते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से मास के लिए एम यूज करते हैं। और वॉल्यूम का हमने अभी करा था, निकाल के देखा था हमने, तो वो कितना था बच्चों, एल का क्यूब आया था। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर तो नोमिनेटर अपोन में डिनोमिनेटर वाली कंडीशन आ गई, तो हम इसे क्या कर देते हैं, ऊपर की तरफ कर देते हैं। जैसे एम अपोन में एल का क्यूब है, जब कोई चीज़ डिनोमिनेटर में होती है, जब वो ऊपर नोमिनेटर में जाएगी तो उसकी पावर अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर जाते वक्त वो कैसे हो जाती है बच्चों, माइनस में हो जाती है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन अगर आप बायो के हो तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप देख लो, जैसे देखो यहाँ पर ये प्लस की पावर है, पावर प्लस की है, यानी 3 प्लस की पावर है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अगर ये एल, जब एल नीचे था, यानी आई मीन टू से दैट डिनोमिनेटर में था, ऊपर अगर हम ले जाएंगे इसे, तो ये किस में हो जाएगा बच्चों, नोमिनेटर में आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, -3 आ जाएगी। एम एल की पावर -3 और टी की पावर कितनी आएगी, 0, एम एल टी। देखो बच्चों, मास अगर मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ ए बी सी बताओ कितना आएगा, यानी एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, यही होता था हमारे पास। अगर मैं आपसे पूछूँ ए की वैल्यू बताओ कितनी है, तो A 1 है,
बी की वैल्यू पूछता हूँ तो -3 है, एंड अगर मैं सी की वैल्यू पूछता हूँ तो 0 है। ओके बच्चों, तो आप ये बताओगे, और यहाँ पर ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना आप। ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए, डेंसिटी हो गया हमारे पास। डेंसिटी की बात है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी आप बहुत आसानी से कर दो। जैसे डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखो बच्चों, डेंसिटी ऑफ मटेरियल यानी डेंसिटी का हमें पता है आपको, मास बाय वॉल्यूम होता है, यानी ml³ माइनस टी नोट, यही आ जाएगा। और नीचे भी यही चीज आ जाएगी, देखो टी नोट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी आ जाएगा यही। ठीक है बच्चों, डेंसिटी, और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे अगर आपस में, तो कैसे हो जाएगी, नो डायमेंशंस, डायमेंशंस नहीं है। ठीक है बच्चों, नो डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आपसे यूनिट पूछ ली जाती है, अगर आपसे यूनिट पूछ जाती है तो यूनिट भी इसकी कुछ नहीं है, यूनिट भी इसकी नल, यूनिट भी इसकी नहीं है, ब्लैंक है। ओके बच्चों, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला हमारे पास है स्पेसिफिक वॉल्यूम, कुछ नहीं है, वही वॉल्यूम है, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये होता है बच्चों वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम बाय मास, इसका फॉर्मूला है। अब वॉल्यूम आपको पता है कैसे लिखते हैं हम, एल का क्यूब होता है, और मास के लिए हम कैपिटल एम यूज कर लेते हैं, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है। आप देखते हैं यहाँ पर से आगे, तो यहाँ पर से आएगा m-1 L⁻³ और T⁻0। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये नोट डाउन कर लिया आपने, 1 2 3, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, 1 2 3, ओके कर लिया नोट डाउन। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों ने अगर नोट डाउन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी नोट डाउन करोगे तो आगे आपको अच्छा लगेगा, आखिरी इन द एंड ऑफ द ईयर यू फील वेरी बेटर। ओके बच्चों, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, -1, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, एंड टी की वैल्यू कितनी है बच्चों 0। यहाँ पर सी आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 0। और अगर यूनिट की बात करते हैं इसकी हम, तो वॉल्यूम को हम किस में लिखते हैं बच्चों, मीटर क्यूब, और मास को हम किस में लिखते हैं बच्चों, किलोग्राम में, तो यहाँ से आएगा हमारे पास किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब। और अब हमारी एक आदत है कि हम सबसे पहले प्लस वाली चीज़ को लिखते हैं, बाद में माइनस वाले को लिखते हैं, तो हम यहाँ पर से लिखेंगे मीटर क्यूब पर किलोग्राम, या ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है बच्चों, चलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद आता है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, देखो बच्चों, डिस्टेंस भी क्या होती है, कोई ना कोई लेंथ ही होती है, और टाइम ही होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो ये टी अगर डिनोमिनेटर में है, ऊपर नोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर -1 हो जाती है, यहाँ पर इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी बच्चों -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर LT -1 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगा देना आप लोग, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट बहुत मायने रखती हैं। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं कहीं लगाना भूल जाऊं तो आप एक बारी अपनी कॉपी में तो जरूर लगा ही लेना। ठीक है बच्चों, अच्छा एक्स, और अगर यूनिट की बात करते हैं, इसकी वेलोसिटी की यूनिट की बात करते हैं, अगर हम यूनिट वेलोसिटी की यूनिट
यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों, मीटर में, और टाइम को हम सेकंड में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख देते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स वेलोसिटी की यूनिट है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ आ रहा है? चलो अच्छी बात है, आ रहा है। तो वेलोसिटी के बाद हम पढ़ते हैं बच्चों एक्सलरेशन। एक्सलरेशन 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 होता है बच्चों वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये होता है। अब वेलोसिटी हमने निकाल लिया है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बच्चों, एल टी माइनस वन, यही होता था ना। तो यहाँ लिख दो एल टी माइनस वन। आप इसे क्रैमिंग मत करना, अगर आप क्रैमिंग करोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप क्रैमिंग करोगे तो आपको, कहते हैं ना, कब तक क्रैमिंग करोगे, कभी ना कभी तो फंसोगे। उसी हिसाब से ना क्रैमिंग करोगे ना तो आप दिक्कत में आ जाओगे। क्रैमिंग मत करो, कॉन्सेप्ट समझो इसका, कैसे लिखते हैं इसे। देखो वेलोसिटी मैंने निकाला था कैसे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम से। डिस्टेंस क्या होता था हमारे पास, लेंथ होती थी। टाइम क्या होता था हमारे पास, टाइम ही होता था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप मेजर करते हो तो जो टाइम होता है वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट हो जाता है। तो एल टी माइनस वन आ जाता था। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी की जगह हम लिख देते हैं एल टी माइनस वन। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके अच्छा, और टाइम को टाइम लिख दो। अब देखो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, देखो ये हमारे पास एल टी माइनस वन था, ओके, और ये हमारे पास t अगर डिनोमिनेटर में है, ऊपर किसका हो जाएगा बच्चों, नोमिनेटर में जाएगा। लेकिन अगर पावर प्लस की है तो वो किस में हो जाती है बच्चों, माइनस की हो जाती है। ओके, अब इन दोनों की कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एल टी माइनस वन इंटू में टी माइनस वन, ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना बच्चों। अब देखो जब बेस सेम होते हैं, देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड होती है ना। जैसे मैं a की पावर m लिख देता हूँ इंटू में a की पावर n लिख देता हूँ, तो आपको पता होगा a की पावर m प्लस में n हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएंगी। तो l इज इक्वल टू में t माइनस टू हो जाएगा। और साइन हमेशा किसका आता है बच्चों, बड़े नंबर का। बेस सेम होंगे, पावर ऐड होगी, लेकिन साइन हमेशा किसका आएगा बच्चों, बड़े नंबर का होगा। जैसे माइनस वन प्लस माइनस वन, प्लस माइनस क्या होते हैं बच्चों, माइनस हो जाएगी, और माइनस माइनस क्या होते हैं बच्चों, प्लस हो जाता है। और साइन हमेशा किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस टू लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, एल टी माइनस टू। तो बायो वालों अच्छे से देखना प्लीज़, आपको भी समझ आएगा। देखो ए की पावर एम होती है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी पावर कुछ भी हो, लेकिन वही उसके जैसी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर भी, उसकी पावर भी कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके बेस क्या है बच्चों, सेम है। तो जो बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, m प्लस n आ जाता है। अब आपको दोनों पावर जोड़नी होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है आप। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन भी निकाल दिया। और अगर इसकी भी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट तो एक्सेलरेशन के इस फॉर्मूले पे जाओ। वेलोसिटी की क्या होती थी बच्चों हमारे पास, मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन में टाइम को हम फिर से क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेकंड लिख सकते हैं ना। आप देखो तो मीटर सेकंड माइनस वन इंटू में सेकंड माइनस वन, देखो बेस सेम पावर ऐड, तो मीटर सेकंड माइनस टू, ये इसकी क्या होगी बच्चों, यूनिट हो जाएगी। ओके ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। अगला हमारे पास आता है बच्चों लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अब ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इनटू में वेलोसिटी। अब आपको पता है मास को कैसे मेजर करते हैं, मास को हम किसमें लिखते हैं, कैपिटल एम से ही लिख देते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि जो मास होता है MLT यानी मास लेंथ एंड टाइम, ये 7 तरह की हमारे पास टाइप होती है, जिसे हम बेसिक यूनिट्स भी बोल सकते हैं। उसमें से हम मास लिखते हैं, मास को m लिख देते हैं। और वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं बच्चों, अभी आपको पीछे करवाया था मैंने, एल टी माइनस वन। क्या होता है बच्चों, एल टी माइनस वन। ये आपको निकालना आता है, कैसे निकला होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके। ठीक है, आप निकालोगे, मुझे पता है। देखो आप देखो जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा बच्चों, एल टी माइनस वन, और ऐसे लगा देना। ठीक है बच्चों, एल टी माइनस वन। ओके ठीक है, यही था हमारे पास क्या, लीनियर मोमेंटम का। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ऐसे भी आ सकता है, पहले ABC लिख लो, A कितना है 1,
बी कितना है हमारे पास 1 एंड सी कितना है हमारे पास बच्चों -1। और इसकी यूनिट ऐसे भी हो सकती है, देखो मास को हम किस में लिखते हैं बच्चों किलोग्राम में, लेंथ को हम किस में लिखते हैं मीटर में, और टाइम को हम लिखते हैं सेकंड इनवर्स में। एक ऐसे भी लिख सकते हैं हम अगर लिखना चाहें तो, और अगर हमें इस और हम यहाँ से भी लिख सकते हैं यूनिट को। देखो मास को हम किस में मेजर लेते हैं, मास को हम किस में लेते हैं बच्चों, मास को हम लेते हैं, मास के लिए तो m यूज़ करते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। आप ऐसे याद रखना, सॉरी ये याद रखना आप, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ओके। चलिए लीनियर मोमेंटम के बाद अगला हमारे पास है, अगला हमारे पास आता है बच्चों फोर्स। फोर्स अगला हमारे पास क्या है बच्चों, फोर्स। आप फोर्स को ध्यान से देखना एक बारी, फोर्स को अच्छी तरह से देखना आप। आगे बढ़ते चले हम, आगे बढ़ते चले रात। चलिए देखते हैं भाई, फोर्स, फोर्स आपको पता है मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। अच्छा अब अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला निकालना है तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन में टाइम से। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, और वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो एक दूसरे से रिलेट हो रही है, अगर आपको वेलोसिटी नहीं पता होगा तो आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं पता तो आप फोर्स नहीं निकाल सकते। तो आप इन तीनों चीज को एक तरह से देखो। अब वेलोसिटी हमने निकाल ली है, LT-1 आ जाता है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, LT-2 हो जाता है। और अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो देखो बच्चों, फोर्स के लिए m तो ऐसे ही रहेगा, मास के लिए तो m यूज करते हैं, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास क्या आएगा, LT-2, ओके। तो यहाँ से अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो फोर्स की यूनिट होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। और अगर इसकी यूनिट लिखनी है आपको, अगर आपको इसकी यूनिट लिखनी है फोर्स की, तो आप यूनिट कैसे लिखोगे, देखो यहीं से देख लो, या तो इसमें से लिख दो या तो यहाँ से लिखो। देखो पहले मैं आपको यहाँ से लिख के दिखाऊंगा, फिर यहाँ से लिख लेंगे। मास को हम किस में लेते हैं बच्चों, किलोग्राम में, ठीक है। लेंथ को मीटर में, एंड टाइम को हम लिखते हैं बच्चों सेकंड की -2, ओके, क्योंकि यहाँ पर टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, -2 ऊपर चल रहा है, ठीक है बच्चों। एक तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, और एक फोर्स इज इक्वल टू में, ठीक है बच्चों, और एक फोर्स की सीधा यूनिट होती है, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन, न्यूटन ऐसा यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। फोर्स की ऐसा ही यूनिट न्यूटन लिख दूँ, या तो मैं ये लिखूँ, ओके ठीक है ना, या तो आप ये लिखो या तो आप ये लिखो, आपकी मर्जी, आप किसे लिखना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल कौन से में होता है। अच्छा तो चलिए अगला हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ये होता है। फोर्स मैंने आपको बता दिया है, फोर्स मैंने अभी यहाँ पर हमने करके दिखा है, यानी प्रेशर अगर निकालना हमें तो MLT-2 आ जाएगा, MLT-2 अपॉन में एरिया को हम क्या कह सकते हैं, एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ ही होती है कुछ ना कुछ, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो लेंथ के लिए हम L इंटू में L लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा बच्चों L से L कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास T-2 अपॉन में L। और ये नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर वाली कंडीशन को हमें ख़त्म करना होता है इसमें, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने से मतलब आसमान में नहीं, बोर्ड पे, आप अपनी कॉपी पे ले जाओगे, ठीक है। चलिए देखिए MT-2 अच्छे से पढ़ते पढ़ते MT-2 और L-1, L का इनवर्स, ओके बच्चों। और अगर मैं ABC की वैल्यू पूछूं तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2 एंड C की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -1, ओके। और अगर मैं इसी की यूनिट पूछ लेता हूँ, यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर, अगर मैं इसकी यूनिट पूछ लूँ बच्चों, देखो प्रेशर की यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर की,
सुंदर सुंदर लिखो सर जी, आप गलत लिख रहे हो, सुंदर सुंदर लिखो। ओके बच्चों, अच्छे से लिखते हैं हम। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या लिखा था हमने बच्चों, फोर्स। फोर्स को हम किस में लिखते हैं बच्चों, न्यूटन में। और एरिया को हम किस में लिखते हैं बच्चों, मीटर का स्क्वायर में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसे, न्यूटन मीटर -2, या तो मैं इसे और भी बोल सकता हूँ एक पास्कल्स, पीए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पास्कल। ओके बच्चों, पीए को हम कहते हैं बच्चों पास्कल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। अगली हमारे पास आती है ऐसे ही, जैसे हो गया थ्रस्ट। थ्रस्ट थ्रस्ट ये क्या होती है, एक तरह से फोर्स ही होती है, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट आपको पता है कितनी होती है, mLT-2। ये हो गया हमारे पास थ्रस्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर हमें इसकी यूनिट चाहिए तो यूनिट ऑफ थ्रस्ट कितनी होगी हमारे पास, देखो फोर्स यानी न्यूटन, ठीक है बच्चों। इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, थ्रस्ट के बाद आता है हमारे पास बच्चों टेंशन, ठीक है। आपने ये नोट डाउन कर लिया। वन, जल्दी करो, जल्दी जल्दी प्लीज जल्दी करो। अगर मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, प्लीज ये लेक्चर उन बच्चों से शेयर करो जो कि ज़्यादा फीस या फिर हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके बच्चों, जब आपका भला हो तो आपको दूसरों का भी भला करना चाहिए। ओके चलिए, तो अगला लेक्चर है, नहीं लेक्चर कह रहा हूँ, अगला हमारे पास आता है जैसे टेंशन। टेंशन सर जी बहुत टेंशन है हमारे दिमाग में, इतनी टेंशन है कि हमसे आगे होता ही नहीं है ना। नहीं नहीं बेटा टेंशन मतलब अच्छे से होगा। देखो टेंशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोर्स। टेंशन भी एक तरह की क्या होती है बच्चों, फोर्स ही होती है, ठीक है। फोर्स की हमें पता है क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता लग चुका है, mLT-2। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखना, मेरे को पता है कि फोर्स कैसे निकलता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता तो आप बार बार इसे करके देखो, आपको निकालना आ जाएगा। mLT-2 और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास बच्चों, तो न्यूटन होती है इसकी यूनिट, ठीक है बच्चों, ये इसकी यूनिट है। टेंशन हो गया हमारे पास, टेंशन आ गया। जब 11वीं 12वीं में पहुंच जाते हो या 11th 12th में अगर आप लोग पहुंच जाते हो तो आपके दिमाग में भी टेंशन आने लगती है कि आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। टेंशन मत लो, टेंशन लेने से ही आगे बढ़ता है। देखो बच्चों, अब हमारे पास आता है अगला वर्क। वर्क को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, वर्क होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स को हमें पता लग गया, अब हमें mLT-2 होता है भाई, फोर्स का हमें पता लग गया mLT-2 होता है। और डिस्टेंस हम कह सकते हैं लेंथ ही होती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, वर्क का फॉर्मूला, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml का स्क्वायर T-2, ये हो गया हमारे पास वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर हम यूनिट कहें तो आप यूनिट कैसे निकालोगे वर्क की, तो देखो भाई फोर्स को हम किस में लिखते हैं बच्चों, न्यूटन में, और डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, मीटर में। तो न्यूटन मीटर, क्या है बच्चों, न्यूटन मीटर बोल सकते हो। और अगर आपको ये तो पता होगा न्यूटन मीटर, या तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सीधा वर्क की जूल, वर्क की जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल, ठीक है बच्चों। इसे मैं जे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कि कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है बच्चों। जैसे एनर्जी इज इक्वल टू में वर्क, एनर्जी बोल लो या वर्क बोल लो, बात एक ही होती है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी बोलता है, मैकेनिकल एनर्जी, पहले आप लिखो एनर्जी बोल लो, वर्क बोल लो, दोनों एक जैसे होते हैं। तो एनर्जी एंड वर्क, अब वर्क का हमने क्या फॉर्मूला लिखा, ml का स्क्वायर T-2, तो यही हो जाएगा हमारे पास एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ एनर्जी होती है हमारे पास, यूनिट हमारे पास होती है इसकी भी हमारे पास होती है जूल। ओके ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम।
बढ़ चलो बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो। हाँ एक बात और, अगर आप मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हो, तो उसका मतलब होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, अगर आप मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। ओके, याद रखना, आगे काम आएगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए आपको अभी बता दिया। जो जो दिमाग में आता है वो बताते चलो, क्योंकि देखो बच्चों प्रेशर पावर, पावर का देख लो, पावर का होता है हमारे पास फॉर्मूला बच्चों वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। अब वर्क को कैसे लिखते हैं बच्चों, वर्क को आपको पता लग गया कैसे लिखते हैं, एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में टाइम को हम कैसे लिखते हैं टी। अब नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर वाली कंडीशन, और ये क्या हो जाएगा अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू मल्टीप्लाई में टी माइनस वन, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, जल्दी जल्दी लिखो अपनी कॉपियों में, एम एल का स्क्वायर टी माइनस थ्री। ओके, तो ये थी हमारे पास कुछ यूनिट। आगे भी अगर आपको करना है तो आप लोग घर पे बैठ के आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो आप, मैं थोड़ी यूनिट लिख देता हूँ, आप वो करके देखना एक बारी। तो एक लिखना आप एंगल, एंगल, एंगल की, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक आपको लिखना है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंड आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कर लेना एक। ठीक है बच्चों, एक आपको करना है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। एक एंगल, एंगल आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो आपके लिए इन सबके एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। एंगल का होता है हमारे पास आर्क अपॉन में रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी का होता है हमारे पास एंगल अपॉन में टाइम, एंगल अपॉन में टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का। फ्रीक्वेंसी का होता है हमारे पास वन अपॉन में टाइम पीरियड, वन बाई टी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का होता है हमारे पास प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन में टेम्परेचर। अच्छा ठीक है बच्चों, तो आप इन चार ये फोर हैं, आप इनको घर में बैठ के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर ऐसे करवाने के लिए तो मेरे पास है कुल मिला के, अगर आपको लगता है तो 40 30 70 एंड कुल मिला के 80 फॉर्मूलाज हैं। लेकिन अगर 80 फॉर्मूलाज अगर मैं एक लेक्चर में लगाने लिखने लग गया तो आप लोगों को भी दिक्कत आ जाएगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, जो कि अच्छी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगा सेहत के लिए। तो आप लोग घर पे भी बैठ के प्रैक्टिस करना, जो आपको फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक उठाओ, बुक उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ, उसमें से आप देख लो, जोन सा आपको फॉर्मूला ना, जोन सा डायमेंशनल फॉर्मूला आप ना बना पाओ वो कमेंट कर देना, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा, आपका हर एक डाउट क्लियर करना है मेरे को। ओके, तो चलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन सबको बना आप प्रैक्टिस कर लेना एक बारी। उससे पहले थोड़ा एक दो बात और बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे कहें टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, यहाँ पर लिख लेना डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो बच्चों, अब आपने पढ़ा है मास लेंथ एंड टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी एंड सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है उनका क्या बोलते हैं फॉर्मूला बनाना मुश्किल, इम्पॉसिबल होता है, वो खुद नहीं बन सकती, लेकिन उनको हम खुद डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये मिल जाए तो बाकी सभी चीज़ों को डिराइव कर सकती हैं। तो जो टेम्परेचर है इसके टेम्परेचर का टेम्परेचर के लिए हम कैल्विन यूज़ कर लेते हैं सिंबल, इसका कैल्विन, कैल्विन जिसको मैं के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा तो एम नोट एल नोट टी नोट के वन, बस के। और अगर मैं ए बी सी की बात कर, अगर हम ए बी सी की पूछ लेते हैं, 0 बी 0 एंड सी 0 और डी की वैल्यू लगा लो, ये डी और के कितना है हमारे पास,
के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। ओके बच्चों, ये बात याद रखना। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए के लिए केल्विन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर में हम के को क्या कहते हैं बच्चों, केल्विन यूज़ कर लेते हैं। इसकी ऐसा यूनिट भी केल्विन ही होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप, हाँ, और एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए कह देता है तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी देख लो। अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक करंट का बना के दिखाओ, इलेक्ट्रिक करंट का, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बना के दिखाओ तो आप क्या बनाओगे? देखो, इलेक्ट्रिक करंट, करंट तो भाई देखो, इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एम नोट, एल नोट, टी नोट, और यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या करंट को तो मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट को मैं एम्पियर लिख देता हूँ, ए एम्पियर। ओके बच्चों, एम्पियर, एम्पियर। और अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट भी हमारे पास क्या होती है बच्चों, एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करता हूँ बच्चों, किसकी, करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की, देखो करंट डेंसिटी तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, जे इज इक्वल टू में, जे वेक्टर होता है वैसे आई अपॉन में एरिया वेक्टर, ये होता है इसका बच्चों फॉर्मूला। आप इसके बारे में, इस फॉर्मूले को आप इन डिटेल 12th में पढ़ोगे एकदम बहुत अच्छी तरह से। करंट डेंसिटी होता है जो कि वेक्टर फॉर्म है। वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होता है, क्या चीज़ प्रूव करता है, हम जैसे V इक्वल टू में आई आर लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर फॉर्म होती है, लेकिन ये हम करंट को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, J इक्वल टू में आई बाई में ए क्या होता है हमारे पास, एरिया वेक्टर। लेकिन तो J इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास, आई, करंट को किस में लेते हैं बच्चों, एम्पेयर में, यानी तो एम्पियर। इसको ऐसे कर लेना, क्रॉस ब्रैकेट में बंद कर लेना, एम्पियर, ए आ गया। और एरिया को हम क्या लिखते हैं बच्चों, एरिया को हम क्या लेते हैं बच्चों, लेंथ का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो यहाँ पर आएगा हमारे पास एम नोट एल का स्क्वायर टी नोट ए, एम नोट एल का स्क्वायर टी नोट ए, एम नोट एल का स्क्वायर, एम नोट एल का स्क्वायर, एम नोट एल का स्क्वायर, सॉरी -2 आएगा क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं जाएगा क्या। ठीक है बच्चों, एम नोट एल का एल -2 टी नोट ए। ठीक है बच्चों, याद रखना। और यूनिट भी आप यहाँ से बता सकते हो, तो यहाँ पर एम्पेयर, एम्पेयर मीटर -2, ये होती है इसकी यूनिट, एम्पेयर मीटर -2। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, तो ये थे हमारे पास कुछ फंडामेंटल फिजिकल, ये थे हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस जो कि आप लोग समझ चुके हो। अब थोड़ी बात हम करते हैं अपने अगले टॉपिक है हमारे पास, जो कि टॉपिक नंबर है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी अब हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किस लिए करते हैं? तो भाई देखो, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज बहुत अच्छी तरह से बहुत चीज़ों में करते हैं। तो पहले हमारे पास है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमें करेक्टनेस चेक करनी है, क्या चेक करनी है बच्चों, करेक्टनेस चेक करनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके ही हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या चेक करते हैं, उसकी करेक्टनेस। ओके, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन। तो पहला पॉइंट लिखो बच्चों, यूजेस में, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या होता है? तो पहला यूज होता है टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द राइटिंग थोड़ी करेक्टनेस ऑफ फिजिकल, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन
करेक्टनेस चेक करने के लिए, किसकी, फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकंड यूज है हमारे पास, सेकंड यूज होती है हमारे पास बच्चों इसका, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव relation between different physical quantity, between physical रिलेशन बताने के लिए करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताने के लिए करते हैं। और थर्ड है हमारे पास टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, टू चेंज वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए, जैसे बच्चों देखो, एक होता है हमारे पास एसआई, एक होता है सीजीएस, एक होता है हमारे पास एमकेएस, एक होता है एफपीएस, एक होता है, बस 4 तरह के सिस्टम होते हैं हमारे पास। यानी किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए एक सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई, ये 4 सिस्टम होते हैं। मतलब इन चारों में से किसी भी एक पे जाने के लिए, जैसे एसआई से किसी भी सिस्टम में जाने के लिए, सीजीएस में जाने के लिए, तो देखो बच्चों आपको इन डायमेंशनल एनालिसिस का ही प्रयोग करना पड़ता है। देखते हैं कैसे होता है। देखो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, जैसे चलिए ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। अब हम एक एक करके तीनों चीज़ को विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, पहले हमें करना है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए देखो बच्चों, तो उससे पहले एक और चीज पढ़ लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है भैया, कि देखो सब कुछ, जैसे मैं कहता हूँ 2 चीज लिख देता हूँ मैं, जैसे कि आपको एक चीज एक अभी दिखाता हूँ लिख के, जैसे 1/2 mv का स्क्वायर विच इज इक्वल टू मैं mgh लिख देता हूँ। यानी दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ होना चाहिए। जैसे इधर मास है, इधर वेलोसिटी है, तो इधर अगर मैं इनका डायमेंशनल एनालाइज करके डायमेंशनल फॉर्मूला बनाता हूँ ना, तो दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आने चाहिए। यही कहते हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। यही कहती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लिखो 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 लिखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लिख लो। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, लिखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ एंड टाइम, mass, length and time are same in each and every term on either side of the physical relation। समझ आया कुछ? यानी दोनों साइड क्या होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी जो मास, लेंथ एंड टाइम होता है, दोनों साइड क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब हम क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, हम पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जैसे हमारे पास क्या देता है, एक क्वेश्चन लिखो। अब देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसके बाद देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चों, जैसे लिख लो आप, अगर लिखना है तो चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन, एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन हमें दे रखा है 1/2 mv का स्क्वायर विच इज इक्वल टू में mgh। ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक रिलेशन है, ठीक है। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस,
यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके इसकी हमें एक्यूरेसी को देखना है, यानी रिलेशन देखना है, क्या ये इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज को फॉलो करते हैं, ये चीज़ हमें चेक करनी है इसमें, ठीक है। जैसे वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, जो एम है ये क्या है, दोनों में मास ऑफ द बॉडी है बच्चों, और v इज द वेलोसिटी, v क्या है बच्चों हमारे पास वेलोसिटी, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज द हाइट। आपको पता होना चाहिए, ये सब आप लिख लेना अगर कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं अब, तो हेयर, अब देखो भाई, देखो कांस्टेंट चीज को हम डायमेंशनल एनालिसिस में एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट चीज़ों को हम डायमेंशनल एनालिसिस करते समय नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इन 1/2 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। मास के लिए तो हम डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करते हैं, मास के लिए कैपिटल एम यूज कर लेते हैं। वेलोसिटी के लिए देखो बच्चों, वेलोसिटी को हम कैसे लिखते थे, LT-1 की होल पावर, यहाँ पर क्या है बच्चों 2, वेलोसिटी की जगह LT-1 और उसकी होल पावर क्या है बच्चों 2, ठीक है। अब इधर देख लो, मास के लिए तो कैपिटल एम ही लिखते थे। अब देखो जी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते थे बच्चों, LT-2, वेलोसिटी होती थी हमारे पास LT-1 और एक्सेलरेशन होता था हमारे पास LT-1, ठीक है। ये कैसे निकाला था आपको पता ही है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वहां से पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके हमारे पास ये आएगा, ओके। और हाइट के लिए, हाइट भी क्या होगी, कोई ना कोई लेंथ ही होगी, कि कुछ और होगा बच्चों, लेंथ ही होगी ना, तो लेंथ लगा दो। अब देखो यहाँ पर इसे सोल्व आउट करो, यहाँ पर आएगा ml का स्क्वायर T-2, देखो l का स्क्वायर T-2, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सोल्व आउट करो, तो ml का स्क्वायर T-2, लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो जाता है। जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो जाता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज करेक्ट, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी 100% आ रही है। देख लो दोनों साइड बराबर इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं इस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। सिंस डायमेंशनल्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर द सेम, द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। इस वजह से ये रिलेशन क्या है बच्चों, करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी हम किसी भी चीज़ को करेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये करेक्ट आ गया, ओके। अच्छा, अब एक और आता है हमारे पास, जैसे दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर अब सोल्व आउट करते हैं। ये एक एग्जांपल है फर्स्ट वाले पॉइंट का, एग्जांपल है पॉइंट नंबर फर्स्ट का, जो हमने पहला पॉइंट लिखा था यूजेस में, उसका एग्जांपल है, ओके बच्चों। चलिए की वजह तुम हो, अरे बच्चा पढ़ लो, कोई किसी की वजह नहीं होता, सबको अकेले आए हो अकेले जाना पड़ेगा, टेंशन ना लो। चलिए दूसरा हमारे पास था रिलेशन, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हमें क्या करना था बच्चों, रिलेशन बताना था, किसके, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हमें क्या बताना था बच्चों, रिलेशन बताना था। जैसे मैं कहता हूँ यूजिंग द मेथड्स ऑफ अ डायमेंशन, क्वेश्चन देखो, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, आप दूसरा पॉइंट एक बार देख लेना, ठीक है। टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, यही होगा, ठीक है, मैंने यही लिखा है। आप एक बार अब इसका एग्जांपल देख लो। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, यानी मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी वही है, डायमेंशंस का मतलब ही है डायमेंशन एनालिसिस। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्स on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। ये चीजें हमें गिना है, हमें किसके साथ रिलेशन दिखाना है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स। F इज इक्वल टू में क्या होता है बच्चों, mv का स्क्वायर अपॉन में r, यही होती है सेंट्रिपिटल फोर्स, ओके। F इज इक्वल टू mv का स्क्वायर अपॉन में r। फोर्स को क्या लिखते थे बच्चों हम, mlt-2, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब मास को हम m लिखते थे, ओके। वेलोसिटी को हम क्या लिखते थे बच्चों, LT-1 की पावर 2 अपॉन में
आर क्या है बच्चों, रेडियस है, रेडियस भी कुछ ना कुछ क्या होगी बच्चों, लेंथ ही होगी ना। ओके ऐसे लिखो, ऐसे लिखने के बाद MLT-2 लिख दो। हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिख लेना यहाँ पर बीच में, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्पेलिंग मिस्टेक हो बच्चों तो आप देख लेना एक बार स्पेलिंग। अब देखो MLT-2, ठीक है बच्चों, देखो इधर आ गया m ये वाला, अब यहाँ पर l का स्क्वायर हो जाएगा, l का स्क्वायर और t की पावर -2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या बच्चों l। इस l से तो ये वाला l कट गया, यहाँ पर से 2 कट गया, 2 l कट गया, बचे कितना हमारे पास 1 l बच जाएगा ऊपर। ओके तो देखो बच्चों MLT-2 ये ऐसे कैसे आ जाएगा एज इट इज। अब ऊपर वालों को सोल्व आउट कर दो बच्चों, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो MLT-2, ये क्या हो गया हमारे पास बच्चों, यानी हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थी वो कहती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड होना चाहिए, जो कि हमारे पास क्या हो गया बच्चों ट्रू। इट मीन्स रिलेशन इज करेक्ट। रिलेशन कैसा है बच्चों, करेक्ट, मतलब सही है। ओके कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। चलिए ओके मैन, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए ठीक है, अब एक आता है हमारे पास बच्चों अगला आता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। कन्वर्जन ऑफ, थर्ड पॉइंट देखो एक बारी, जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखवाया था आप एक बारी उसे देख लो प्लीज, देख लो उसे एक बारी, अरे देख लो यार, मैं कह रहा हूँ ना देख लो एक बारी, जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखवाया था उसे एक बारी देख लो। देखो 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 जल्दी जल्दी देखो 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 1 2 3 4 5 देख लिया, देख लिया आपने थर्ड पॉइंट, देख लिया आपने थर्ड पॉइंट। चलिए देख लिया होगा, तो जो थर्ड पॉइंट था हमारे पास बच्चों क्या कहता था हमारे पास, नहीं देखो एक बार देख लेना, टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किस में जाना बच्चों, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना। कितना 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 आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो जैसे कि हमें कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना, तो बच्चों देखो मैंने आपको ये बता रखा है मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है जो, उसको कैसे लिखते थे बच्चों, x इज इक्वल टू में NU लिखते थे, वेयर x इज कांस्टेंट होता था, ये x क्या होता था बच्चों, फिर कांस्टेंट कर दें अगर हम इसे, फिर फॉर 2 यूनिट्स, दो फिजिकल क्वांटिटी के लिए, यानी N1 U1 इज इक्वल टू में N2 U2 होता था, वेयर U1 क्या है हमारे पास बच्चों, N1 तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, U1 क्या होता था बच्चों हमारे पास साइज ऑफ द यूनिट, साइज ऑफ द यूनिट, ठीक है बच्चों। एंड U2 भी क्या होता था हमारे पास बच्चों, साइज ऑफ द यूनिट, N2 एंड N1 आर द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके बच्चों ये लिख देना एक बार आप यहाँ पर, मैं मिटो रहा हूँ यहाँ से, अच्छा नहीं लगेगा फिर। अच्छा देखते हैं, देखो बच्चों N1 तो ऐसे कैसे लिख दो क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अच्छा साइज ऑफ द यूनिट MLT A B एंड C, ये लिख लेना। साइज ऑफ द यूनिट मास लेंथ एंड टाइम में से ही कुछ ना कुछ होगा, ओके, उनकी पावर A B एंड C, ठीक है। अब इज इक्वल टू में N2 ऐसे कैसे लिख दो, और साइज ऑफ द यूनिट क्या है बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर M1 L1 T1 लिख लेना आप, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आएगा M2 की पावर A L2 की पावर B एंड T2 की पावर C, ओके। तो देखो बच्चों
अगर हमारे पास n1 यानी फर्स्ट वाली मेजर फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो हम उससे सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों? सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, यानी ये n1 ऐसे कैसे रहेगा, m1 l1 t1, m1 l1 t1। ठीक है बच्चों, ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो, या तो m1 अपॉन में m2 की पावर a, l1 l2 की पावर b, t1 अपॉन में t2 की पावर c। और ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये न्यूमेरिकल वैल्यू की। ये हमारे पास फॉर्मूला बच्चों, इसको अच्छी तरह से कर लेना। ये कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट, तो कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट, उसमें कम होता है बच्चों, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने का पढ़ने में कम होता है। 2 मिनट को आप इसे नोट डाउन में कैमरा देख लेते हो एक बारी, अच्छा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट में हमारे पास यही फॉर्मूला यूज होता है। m1 मास ऑफ फर्स्ट, यही जो हमारे पास फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका मास अपॉन में सेकंड वाली का की पावर ए, जो लेंथ होगी फर्स्ट वाले की अपॉन में सेकंड वाले के लेंथ का पावर बी, एंड जो सेकंड टाइम पीरियड होगा फर्स्ट वाले के लिए अपॉन में टाइम पीरियड ऑफ सेकंड वाले की पावर सी, विच इज इक्वल टू में n2। ओके बच्चों, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इसी को हम बोल देते हैं। ओके, चलिए अब आपको ये पता लग गया होगा